हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले क्लास में हमने बीएड में पहला लेक्चर लिया था जो कि व्याकरण के ऊपर था। उसके बाद मुझे कुछ दूसरी चीज़ें बतानी थी आपको, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अक्षर बलाघात अनुतान वर्तनी के बारे में बताऊंगी, ऐसा मैंने कहा था पिछले लेक्चर में। तो देखिए, जो चारों जो आपके टॉपिक्स हैं वो अगर हम देखें तो आधे घंटे का लगभग वो वीडियो रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर कर लिया जाए, और साथ में वो वाले टॉपिक्स भी मैं कवर करवा दूंगी आपके अक्षर बलाघात अनुतान वर्तनी संधि विच्छेद वगैरह मुहावरे लोकोक्तियाँ जितने भी आने वाले हैं चीज़ें, तो वो भी मैं साथ के साथ कराते रहूँगी। वो सीक्वेंस में तो वो चलेगा ही। तो आज हम जो छोटा टॉपिक है आपका उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जहाँ से आपके क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। पिछला लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें से भी क्वेश्चन आपके आते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, लेक्चर नंबर 1 करके है वो। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 हम इसको कह सकते हैं, लेक्चर नंबर 2 हम इसको कहेंगे। वैसे हमें पढ़ना दूसरा चीज़ था, लेकिन उसको हम आगे के लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे। लेक्चर का नाम डाल दूँगी मैं वहाँ पे और मेंशन भी कर दूँगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद, यानी कि हिंदी भाषा से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं उनसे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पीडीएफ मैंने खुद से बना रखी है, तो आई होप जितनी भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो आपको याद हो जाए अच्छे से, और इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि आता ही आता है, इसमें से एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही। तो 2-3 नंबर तो आपके इसमें से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए उपयोगी है और हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये पीडीएफ मैंने खुद से ही बना रखी हैं, और ये सभी मैटर मैंने छांट के और वेरीफाई करके अच्छे से इसको मैंने कंटेंट को रेडी किया है आपके लिए। तो आई होप इससे आपकी हेल्प हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार बीएड के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है, और 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस, सिर्फ हिंदी दिवस भी बोल सकते हैं या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कह सकते हैं इसको, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी हो गए हैं। अब देखिए, एक नया ये करंट का हम क्वेश्चन कह सकते हैं जो कि भाषा से रिलेटेड है। तो देखिए, 2024 तक बोलने वालों की संख्या के हिसाब से शीर्ष भाषाएं, तो शीर्ष भाषाएं तो अगर हिंदी का पूछा जाए तो अभी 2024 तक बोले जाने वाले भाषाओं में, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में विश्व में, तो हिंदी कौन से नंबर पे है अगर ये पूछा जाए तो हिंदी है आपकी तीसरे नंबर पे, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में। और जो पहले नंबर पे है आपकी अंग्रेजी, दूसरे में है मंदारिन चीनी भाषा है, और तीसरे नंबर पे है हिंदी, चौथे नंबर पे स्पेनिश, एंड 5th नंबर पे है फ्रेंच। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इस बार, तो ध्यान रखें। तो अब देखिए, दुनिया भर में जो लोग हैं वो 615 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं, यानी कि भारत ही नहीं, भारत के अलावा अन्य देशों में भी क्या करा जाता है, हिंदी भाषा बोली जाती है। तो उसके हिसाब से दुनिया भर में 615 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, ये कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं और इसको मैंने फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, तो मैं दोनों समझा देती हूँ आपको। ये भी शॉर्ट नोट्स आप बना लेंगे, जितनी भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ये नोट्स आप बना लेंगे या तो सुन लेंगे वीडियो को, इतने से भी आपको याद हो सकता है। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लें शॉर्ट, ठीक है। तो ये आपके आगे भी काम आएंगी, बीएड में ही नहीं, आपके आगे के कॉम्पिटिशन जितने भी होंगे उसमें भी ये काम आएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो भारतीय संविधान में हिंदी, तो भारतीय संविधान में हिंदी की कहाँ पे क्या मान्यता है, क्या चीज़ हिंदी को क्या बताया गया है, तो उसके बारे में है ये। तो संविधान में भाग 17 क जो है हिंदी भाषा के विषय में बताता है। अनुच्छेद 343(1) क्या बताता है कि हिंदी हमारे राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ये बताती है अनुच्छेद 343। 8वीं अनुसूची में क्या करा गया था, 14 भाषाओं को पहले शामिल किया गया था। अब वर्तमान में क्या है, इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। अगर ये ब्लर दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लिपि हमारे जो हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। उसके बाद आता है मानक रूप, मानक रूप में इसका जो है वो है खड़ी बोली वाला रूप, ठीक है। उसके बाद आता है तिथि, तो जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था तो वो तिथि कौन सी थी, 14 सितंबर थी, ठीक है। 14 सितंबर 1949 थी, ठीक है। तो इसको राष्ट्रीय हिंदी दिवस के नाम से भी हम इस दिवस को मनाते हैं हर वर्ष, ठीक है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, और ये सन 1949 से क्या किया गया था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हिंदी हमारी देश की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। उसके बाद आता है दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है, जो कि मैंने पहले पेज में बता दिया था आपको कि जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब यही बातें क्या कर रखी हैं, इंग्लिश में लिख रखी हैं। देखिए, आर्टिकल रिलेटेड टू लैंग्वेज 343 to 351, तो भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो
343 से 351 तक है। उसके बाद है पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो पार्ट 17 हमने यहाँ पे भाग 17 की बात की थी कि जो कि भाषा से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। ये है कि लैंग्वेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में जो हमारी भाषाएँ हैं वो कितनी हैं, 22 भाषाएँ शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद है शेड्यूल इसका कितना था, 8th था, 8th यानी कि अनुसूची कौन सा था, 8वां, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 343 क्या बताता है हमको। आर्टिकल 343 बताता है हिंदी डिक्लेयर्ड स्टेट, यानी कि हिंदी से संबंधित जो भी राज्य हैं उनके बारे में बताता है, जहाँ पे हिंदी वहाँ के स्टेट की जो है राजभाषा है वो बताता है कौन, 343 आर्टिकल हमें ये बताता है। तो हिंदी भाषा से रिलेटेड राज्य, यहाँ पे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी, तो इसी दिन से हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 26 जनवरी से 1950 तक हमारी सिर्फ 14 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में थी। उसके बाद 1967 से 21वां संशोधन हुआ, ठीक है। उसमें सिंधी को 15वीं लैंग्वेज के रूप में जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 71 क्या हुआ, संशोधन हुआ, ठीक है, 71 संशोधन हुआ। इसमें 16, 17 और 18 नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1992 में। उसके बाद आता है लास्ट है 19, 20, 21, 22। 19, 20, 21, 22 को उसके बाद जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है ये देखिए, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं इसमें, देखिए बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। तो इसकी लिस्ट में अभी बताऊंगी आपको, इसमें 22 भाषाएं कौन कौन सी थी अभी बताऊंगी, थोड़ी देर में वो स्लाइड भी आएगी। अब देखिए आर्टिकल 345 वही है। तो आर्टिकल 343 की बात हमने थोड़ी देर पहले करी। तो आर्टिकल 345 क्या बताता है, तो हिंदी राजभाषा है, ठीक है, यानी कि राजभाषा है बताता है। और क्या बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि कामकाजी भाषा, ठीक है। और इंग्लिश उसके साथ सह राजभाषा का उसको दर्जा दिया गया, इंग्लिश को भी, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो एक इंग्लिश को कब मान्यता दी गई, 1963 में, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए कहता है जो भी प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी चिल्ड्रंस को, उनको मातृभाषा में, यानी कि मदर टंग में, नेटिव लैंग्वेज, होम लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि अपने घर की जो भाषा है या वो सबसे पहले जिस भाषा को सीखता है, ठीक है, या जो भाषा वो जानता है या उसकी मातृभाषा, उसमें उसको प्राइमरी एजुकेशन दी जाए। पार्ट ए ये कहता है, 350 का पार्ट ए यह बात कहता है। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी क्या कहता है, ये अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी की बात करता है कि जो माइनॉरिटी है हमारे देश में, जो कि मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बुद्ध और क्रिश्चियन, जो 6 माइनॉरिटीज़ हमारे इंडिया में हैं, तो उनको भी अपने मातृभाषा में शिक्षा लेने का अधिकार है। ये कौन बताता है, आर्टिकल 350 पार्ट बी बताता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी भाषा का नाम फारसी शब्द हिंद से आया, ठीक है। तो फारसी शब्द हिंद से आया जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं ये आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। यह बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और जब पहली बार वर्ष 1953 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चौथा है भारतीय संविधान का भाग 17, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा के बारे में बात करता है। तो भाग 17 किसके बारे में बात करता है, राजभाषा के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 343 के तहत संघ की आधिकारिक भाषा को मंजूरी दी गई। तो 343 के तहत ये कहा गया कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो आधिकारिक भाषा होगी, ठीक है। और उसमें जो उसकी हिंदी की जो लिपि होगी वो कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी। इसमें अंग्रेजी को भी शामिल किया गया कि वो कामकाजी भाषा के रूप में उसको प्रयोग में लाया जाए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पांचवा है हिंदी भारत की राजभाषा है। तो ये इस सेम स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। और कभी ये बोल दिया जाए कि हिंदी किस देश की राष्ट्रीय भाषा है, तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं कि हिंदी दुनिया के किसी भी देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। देखिए एक हमारे प्रसिद्ध जो लेखक थे, देखिए उनका नाम था लल्लू लाल, ठीक है। लल्लू लाल द्वारा 1805 में प्रकाशित प्रेम सागर हिंदी में पहली प्रकाशित पुस्तक है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन का ये कॉम्बिनेशन है ये स्टेटमेंट। तो ये आप पढ़ लेंगे कि लल्लू लाल द्वारा हिंदी में पहली प्रकाशित पुस्तक का नाम बताइए भी हो सकता है, कितने सन में प्रकाशित की, या हो सकता है लल्लू लाल द्वारा 1805 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई थी, प्रेम सागर की गई थी। तो अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को वो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे कि लल्लू लाल द्वारा 1815 में प्रकाशित प्रेम सागर हिंदी में पहली प्रकाशित पुस्तक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार उर्दू की जगह हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने वाला पहला राज्य था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में पहले क्या करा जाता था, उर्दू भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में
प्रयोग किया जाता है था। लेकिन बिहार ही उर्दू की जगह पे हिंदी को सबसे पहले अपनाया आधिकारिक भाषा के रूप में, तो ये पहला राज्य बन गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है हिंदी भाषा से रिलेटेड। उसके बाद है 8th, संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही लिख रखी हैं, तो आप सभी चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारे देश की क्या है, राजभाषा है। उसके बाद है 9वां, हिंदी भारत की राजभाषा है और इसे 22 राज्यों 9 केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो हिंदी क्या है, हमारे देश की राजभाषा है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है और इसे 22 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक भाषा के रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधानों को, ठीक है। तो हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी प्रावधान होते हैं, जो भी बदलाव वगैरह किए जाते हैं भाषा से संबंधित, तो वो उन्हें कौन देखता है, केंद्रीय हिंदी निषेधालय द्वारा देखा जाता है। अगर हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी चेंजेस करने होते हैं संविधान में, तो इसे कौन देखता है, केंद्रीय हिंदी निषेधालय देखता है, जो कि भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला हिंदी टाइपराइटर, देखिए पहला हिंदी टाइपराइटर 1930 के दशक में आया था, ठीक है। अब इसमें देखिए अलग क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि देखिए कौन हिंदी का जो पहला टाइपराइटर था, उसका पहला नाम क्या था, गोदरेज प्रीमा था उसका नाम, ठीक है, गोदरेज प्रीमा था। उसे लॉन्च किसने किया था, इनॉग्रेट किसने करा था, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और इसको बनाया किसने था, पटना साइंस कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर कृपानाथ मिश्रा ने ये टाइपराइटर बनाया था, इस पर काम किया था, ठीक है। तो उनका नाम इसमें आता है कि उन्होंने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था। 12वां पॉइंट है, हिंदी प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत का प्रत्यक्ष वंशज है। 13वां है, हिंदी की वर्णमाला तालिका को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, अर्थात इसको अक्षरों की माला भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन 14वां भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा पहली हिंदी फिल्म कौन सी लिखी गई थी, राजा हरिश्चंद्र रिलीज़ की गई थी, पहली हिंदी फिल्म थी ये, ठीक है। कब रिलीज़ हुई थी, 1913 में। और किसके द्वारा प्रदर्शित की गई थी, दादा साहब फाल्के द्वारा, ठीक है। और कौन सी थी, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड हो जा रहे हैं एक ही स्टेटमेंट से। अब आगे बढ़ते हैं। 15वां है, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों में भी हिंदी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। तो यानी कि भारत देश के अलावा अन्य इतने देशों में भी या इससे ज़्यादा देश भी हैं जहाँ पे हिंदी को प्रयोग किया जाता है, बोलने में, पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद है 16, हिंदी जो है नेपाल, फिजी, मॉरिशस, सूरीनामा, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैको में भी आधिकारिक भाषा है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। देखिए 17वां है, आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। तो आधुनिक जो देवनागरी लिपि है वो 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। 18वां है, योग, कर्म, खाकी, पायजामा, मंत्र जैसे शब्द क्या हैं, हिंदी से लिए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आप याद रख सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए बीएड में। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के नाम। तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से भाषाएं इसमें हैं। तो पहला है आपका असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। तो इतनी 22 भाषाएं हैं जिसमें से हिंदी भी इसमें शामिल है। तो देखिए यहाँ पे 22 भाषाओं में अंग्रेजी कहीं पे भी शामिल नहीं है। तो ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो आप बता सकते हैं कि 22 भाषाएं शामिल हैं। और ये भी पूछ सकता है जैसे ऑप्शन कुछ देके कि गुजराती भाषा 8वीं सूची में शामिल है नहीं है, तो इसलिए आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ये 351 क्या कहता है, 351 कहता है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना कौन कहता है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 351 कहता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना है हमको, तो उसका विकास करना, किसका, हिंदी भाषा का विकास हो सके, वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूचित में उल्लेखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा आवश्यक वांछनीय हो वहाँ उस शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना
संघ का कर्तव्य होगा। तो संघ का कर्तव्य समझा रखा है यहाँ पे। और क्या बता रखा है इन शॉर्ट, अगर हम कहें इन शॉर्ट लैंग्वेज में हम कहें कि तो अनुच्छेद 351 हमें ये बताता है कि हिंदी का हमें प्रचार प्रसार करना है और उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाना है। और ये किसका कर्तव्य है? संघ का कर्तव्य है। इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं। 120 जो अनुच्छेद हैं वो किस बारे में बात करता है कि संसद में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में हमें बताता है। अगर अभी तक तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि संसद में प्रयोग होने वाली जो भाषा होती है उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाए 347, 344, 343 और 120 दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा है। 120 राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद क्या कहते हैं, ठीक है। तो 120 अनुच्छेद कहता है कि संसद में जो भाषा प्रयोग की जाती है उनके बारे में ये बताता है। तो संसद में हमारी हिंदी और इंग्लिश भाषा ही बोली जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 210 क्या कहता है। अनुच्छेद 210 कहता है विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताता है, ठीक है। जो भी कामकाजी भाषाएं होती हैं उनके बारे में बताता है। कौन? 210 विधान मंडल के अंदर प्रयुक्त होने वाली भाषा बताता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 343 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो अनुच्छेद 343 क्या बताता है? संघ की राजभाषा, यानी कि जो हमारा देश है उसको उसने क्या बताया है कि वो हमारी संघ की क्या है? राजभाषा है। हमारे देश की राजभाषा है क्या? हिंदी बता रखा है। और उसे उसकी जो लिपि बता रखी है देवनागरी होगी, ऐसा बताया है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद है अनुच्छेद 344। तो अनुच्छेद 344 क्या बताता है? राजभाषा आयोग और संसदीय समिति। तो राजभाषा आयोग और संसदीय समिति में जो भाषाओं का प्रयोग होता है उनको बताता है। कौन? अनुच्छेद 344 बताता है संचार करने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में बताता है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। तो यानी कि किसी भी राज्य की राजभाषा क्या है इसके विषय में कौन बताता है हमें? अनुच्छेद 345 बताता है। अनुच्छेद 346 क्या बताता है? देखिए, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य एवं संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा। तो यानी कि 346 बताता है कि कम्युनिकेशन के लिए जो भी वार्तालाप हो उनके लिए जो भाषाओं का यूज किया जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य से संघ में, तो कौन सी भाषा का उसमें प्रयोग होना चाहिए ये हमें बताता है अनुच्छेद 346। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 क्या बताता है हमको? किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संदर्भ में विशेष उपबंध बताता है, ठीक है। तो राज्य के जो भी जन समुदाय हैं उनमें जो भी भाषा बोली जाती है उसके विशेष उपबंध को ये बताता है 347। 348 अनुच्छेद क्या बताता है हमें कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है, क्या बताता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में हमें कौन बताता है? 348 अनुच्छेद बताता है। तो अनुच्छेद 349 हमें क्या बताता है? भाषा से संबंधित कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया होती है, उसके बारे में कौन बताता है? 349 हमें बताता है। यानी कि इसमें कुछ रूल रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है। भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ होती हैं और अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रियाएँ होती हैं। तो ये कौन सा बताता है? अनुच्छेद 349 बताता है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 बताता है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन की भाषाएं। कौन बताता है? 350। उसके बाद लास्ट है 351। तो 351 हमने लास्ट में डिस्कस कर दिया था कि हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं वो 351 में दिए जाते हैं। जैसे कि हमने बात करी भाषा का प्रचार प्रसार करना, अनुच्छेद 351 बताता है। कुछ प्रोत्साहन और पुरस्कार हिंदी भाषा से रिलेटेड या भाषा से संबंधित जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है, आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में भी पूछ सकता है कभी, क्योंकि जनरल नॉलेज जीके रीजनिंग का जो पोर्शन रहता है उसमें भी पूछ सकता है, या हिंदी में भी पूछ सकता है क्योंकि ये हिंदी से भाषा से रिलेटेड पुरस्कार है। तो सबसे पहला है कि प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना कब दी जाती है? तो प्रेमचंद्र पुरस्कार जो योजना होती है साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले साहित्यकार को दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा है मैथिली शरण गुप्त योजना। तो मैथिली शरण गुप्त योजना किसे दी जाती है? इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह जिसका भी होता है, एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, उसमें क्या होता है? इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह के लिए पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? ये गृह मंत्रालय के द्वारा होता है और हिंदी में पुस्तक लेखन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि हिंदी में अगर कोई पुस्तक लिखता है तो उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना उसको दी जाती है। उसके बाद आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से माना जाता है। एक सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्य लेखन के लिए इसे दिया जाता है। साहित्य में अगर किसी ने लेखन कराया तो उसके सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था जी शंकर कुरुप को, जो कि मलयालम भाषा के लेखक थे, और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था सन 1965 में दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का हमने बता दिया कि सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्य लेखन के लिए दिया जाता है। यह किसी
यह किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। तो राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना कब दिया जाता है? जब हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए, अगर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन लिखा जाता है तो उसके लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना कब से लागू हुई थी? ठीक है, 2017 में लागू करने के संबंध में है। तो राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है, हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। इसके बाद देखिए एक लास्ट स्टेटमेंट है जो कि थोड़ा सा हमने पढ़ चुके हैं इस बारे में, लेकिन एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे कुछ थोड़ी सी जानकारी और ऐड हो जाए। तो देखिए हर साल जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, हम जानते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र के नागपुर से साल 1975 में हुई थी। इसकी शुरुआत 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। 10 जनवरी 1975 में को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन रखा गया था और इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। हालांकि इसे 2006 में आधिकारिक दर्जा और वैश्विक पहचान मिली। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद है हिंदी भारत की उन 7 भाषाओं में से एक है जिसका इस्तेमाल वेब एड्रेस बनाने में भी किया जाता है। तो उन 7 भाषाओं में शामिल है हिंदी जिससे वेब एड्रेस बनाया जाता है। ठीक है, और एक लास्ट है जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, कि लेखक लल्लू लाल की साल 1805 में प्रकाशित हुई किताब, कौन सी किताब थी? प्रेम सागर को आधुनिक हिंदी में पब्लिश हुई पहली किताब माना जाता है। ठीक है, आधुनिक हिंदी में पब्लिश हुई पहली किताब माना जाता है। साल 1930 में दुनिया को पहला हिंदी टाइपराइटर मिला, ये भी हमने पढ़ा था। और हालांकि आधुनिक देवनागरी स्क्रिप्ट 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई, ये भी हमने पढ़ा। हिंदी छपाई का पहला सबूत कलकत्ता में साल 1796 में जॉन गिलक्रिस्ट की किताब में ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज के रूप में मिलता है। तो ये थे आज हमारे हिंदी के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको हमने डिस्कस किया। तो आई होप इससे आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो गई होगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और जो भी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं उनके बेस पे मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बनने हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी और कुछ क्वेश्चन जो नए होंगे उनको समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।